नमस्कार सर। आज का टॉपिक ये है कि इंडियन फैमिलीज़ में हम लोग तकरीबन तकरीबन सभी कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चा किस स्कूल में जाएगा या माँ-बाप की तबीयत खराब है, कौन से हॉस्पिटल में होगा, ये डिस्कशन होगा। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना। रात का खाना सुबह नाश्ते के टेबल पे डिस्कस कर रहे होते हैं लोग, सारी फैमिली मिलके कि आज तो छोले खा लिए हैं, और शाम को छोले नहीं खा पाएँगे। बट जो फाइनेंशियल डिस्कशंस होते हैं ना सर, पैसा अगर घर में आ रहा है या जैसे बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, टीनेज से बड़ा हो रहा होता है, पैसा कमाने की तरफ जा रहा होता है, वो सारी डिस्कशंस मिसिंग है। जो फाइनेंशियल इलिटरेसी हम लोग बोलते हैं ना, आर्थिक असाक्षरता, वो है देश में अभी भी, और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। शायद अपर क्लास फैमिलीज़ में होते होंगे डिस्कशंस, मेरे भी 1-2 मित्र हैं, जिनके घरों में मैंने देखा है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के मार्केट डिस्कस हो रहा होता है कि अच्छा तुमने वो एसआईपी करी, नहीं करी, कैसा चल रहा है तुम्हारा वो, तुमने वो वहाँ फंड्स लगाए थे, क्या हुआ उसका? तो कुछ जगह तो मैंने देखा है बट ज़्यादातर घरों में ये मिसिंग है सर। तो इसके बारे में क्या आपका, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं या और क्या हमें करना चाहिए, ये फाइनेंशियल डिस्कशन जो हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, इसको कैसे मिटाया जा सकता है? फ्रैंकली अगर मैं जवाब दूँ इसका, जी, जी तो सर। फाइनेंशियल डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब ये तो फंडामेंटली रॉन्ग हो गया मेरे हिसाब से। जी, मेरे हिसाब से हम कैसे काम अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। जब हम फाइनेंशियल पार्ट को डिस्कस करने लगते हैं, तो मेजरली हम बिना मेहनत किए पैसा कमाने के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। आप इस चीज़ को चेक करके मुझे जवाब दें। हाँ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो मेहनत तो नहीं होती, वो एक मनी रोटेशन होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, आपने शेयर्स खरीदे थे, आपने स्टॉक्स खरीदे थे, वो कितने ग्रो हो गए, आप कब निकालेंगे? तो कायदे से मेहनत तो नहीं हुई, कायदे से कायदे से मेहनत तो नहीं। कायदे से तो हुआ ही कुछ नहीं ना। नहीं, जैसे अब लोग इसको, कुछ लोग इसको वैसे भी पोर्ट्रे फ्लैश की रिफाइंड फॉर्म है, कसीनो की रिफाइंड फॉर्म है। हाँ, एक तरह से हाँ, कह सकते हैं कि एक तरह से बेटिंग ही है इन सम अदर फॉर्म, उसने रूप बदल लिया है। तो इसलिए टॉपिक मेरे ख्याल से जी, उतना अच्छा नहीं है। हमें बात इसलिए करनी है उस टेबल के ऊपर बैठकर कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं आज, हम जहाँ पर भी काम करते हैं, वो चाहे हम अपने नाम पर कर रहे हों या हम किसी के यहाँ काम कर रहे हों, जी। हम उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे, तो शायद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की ज़रूरत ही खत्म हो जाए। ये जो बैठकर खाने का एक अभ्यास है ना, जी, बैठकर मतलब कर्म को मिनिमाइज़ करके खाने का जो अभ्यास है या पैसा कमाने का जो अभ्यास है, और रिफाइंड कहूँ तो कम से कम एफर्ट्स के साथ एक्स्ट्रा मनी अर्न करने का जो इच्छा है हर मन में, वही तो भारत के लिए कोड़ बन गई है। यही नहीं चाहिए था। ये सारे काम उनके हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। हुँ, ये उनके काम नहीं थे, जैसे आपने कहा लोअर मिडिल क्लास, जी, मिडिल क्लास, ये उनके तो काम ही नहीं थे, उनका काम तो था कर्म। ये तो उन लोगों के काम है जिनके पास बेहिसाब पड़ा है। अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट करने से अच्छा है ये कर लो, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। हुँ, कभी कुछ घटाए, कभी कुछ बढ़ाए, बड़ा है। तो वैसे ही वेले बैठे हैं, कुछ ज़्यादा तो कर नहीं रहे हैं। मगर एक बात ध्यान रखना, रतन टाटा भी हैं उसमें, जी, उसमें रतन टाटा भी हैं, बिल्कुल। उसमें हर्षद मेहता भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो अब देखिए दोनों पोल्स मैंने आपको बता दिए। बिल्कुल। एक वहाँ बैठकर देश के लिए सोच रहे हैं, एक ये सोच रहे हैं कि हम कैसे उस लोअर मिडिल क्लास को आराम दें। मतलब मुझे आज की सिचुएशंस का नहीं पता, बट जो मेरी जानकारी में जितना है, उस हिसाब से कि टाटा में एक बार जाने के बाद बाहर निकलने वालों की संख्या कम है। हाँ, वो कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को नर्चर करते हैं। तो वास्तव में इस थॉट के साथ पूंजीपति भी आ सकता है। हुँ, और स्पेशली जो क्वेश्चन आपका था उसका आंसर ये है, कर्म पर ध्यान दें। जी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट का पैसा, ये जो हम
रोटेशन पैसे की जी, कि हमने जी। 13% म्यूचुअल फंड में लगा के हुँ, 13% ले लिया, 14 ले लिया, 15 ले लिया। कुछ लोग अपने आप शेयर्स खरीद रहे हैं। मैंने हुँ, अपने जीवन में सिर्फ एक बार शेयर्स खरीदे थे। आप यकीन मानिए, आई एम वेरी केयरलेस पर्सन अबाउट दैट काइंड ऑफ मनी जिसमें एफर्टलेस अर्निंग है। तो वो शेयर आज भी पड़े हैं। मुझे नहीं पता उनकी क्या वैल्यू है। वो लापरवाही कह लीजिए, वो डीमैट भी नहीं कराए गए। ओहो! मैंने फ्लैश में, मैं किसी क्लब का मेंबर रहा हूँ, तो वहाँ बैठे थे किसी पिकनिक में, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आज तो आप बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। जी। वो मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मौका था जब मैंने वो पत्ते देखे। मैंने अपने हाथ में नहीं लिए, किसी को बिठाया था साथ में, आप देख हुँ, लो। तो मैंने मन में 2000 रुपए सोचे थे, और वो 2000 में से 500-700 वहाँ चले गए। मैं बाकी छोड़ के उठ के चला गया। वो कहने लगे अरे आप, मैंने कहा ये कमाओगे गंवाओगे आपके हैं। मैं तो, इन्होंने कहा बैठना है तो मैं बैठ गया, अदरवाइज नहीं। जी। ये मेरे जीवन का वो व्यवहार है। मैं मकाऊ गया था, वहाँ पर भी वो बड़े कसिनोज सब मैं घूमा हुँ, देखा, मगर मैंने कभी भी, मतलब वहाँ पर जैसे एंट्री के लिए फ्री भी मिलता है ना बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। कूपन्स वगैरह, हुँ, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। कवर चार्जेस वगैरह जो। कुछ, वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर, वो फानूस, वो डेकोरेशन, वो सब ज़रूर देखा, बाकी कुछ नहीं। तो ये सब नहीं। धन का वो प्रकार जो मन की उस भावना के साथ आता है कि हम कर्म कर रहे हैं, वो न बीमारी देता है, हुँ, न वो डिस्प्यूट के रास्ते बाहर जाता है। वो जितना भी आता है वो कंफर्ट ही देने वाला है, और जो इस तरीके से आता है वो कंफर्ट नहीं देता। और आप एक चीज़ नोट करिए कि आज हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो करते हैं, मगर आप शहरों में, छोटे शहरों में जहाँ भी आपकी पकड़ है, हुँ। आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, हाँ, आजकल लोग छोटे स्केल पे भी हर मतलब स्केल पे। हाँ, मतलब प्रॉपर्टी का काम क्या है? वो बना रहे हैं कुछ, नहीं, सिर्फ़ प्लॉट बेच रहे हैं सर। तो प्लॉट बेचने में क्या होता है? प्लॉट बेचने में तो ये है कि एक प्लॉट बिक रहा है, उन्होंने शायद सस्ते में खरीदा होगा और महँगे में बेच रहे हैं। कमीशन लेकर बेच रहे हैं। 100 रुपए की चीज़ है, किसी को सवा सौ में 100 में अटका बेच दी, 25 रुपए में से बीच में 20 रख लिए, कहीं कुछ कर 15 लिया, रख कहीं लिए, कुछ जी। कर लिया। मतलब बिना ऑथेंटिसिटी के कर्म किए करने के बाद जो पैसा आता है, वो है। और जितने भी इस तरीके के लोग हैं, उनके पैसे खर्च भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से होते हैं, और बहुत ज़्यादा कमाने के बाद लोगों का पैसा स्टक होके ख़त्म भी हो जाता है, इस तरह के लोग। और अगर ख़त्म नहीं होता तो स्टक तो ज़रूर हो जाएगा, और एक बार स्टक हुआ तो वो सारा एवरेज आउट करके बराबर कर देता है उसको। हुँ, हमेशा ध्यान रखिए, व्यापार ही आवश्यक है, और कभी भी ये जो बाकी चीज़ें हैं वो व्यापार नहीं है, वो है तो विकृत व्यापार है। ओह! सही व्यापार तो वो है, आपकी इंडस्ट्री है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये है व्यापार। और ये वो व्यापार नहीं है जिसमें, इसमें ना चीटिंग का एक पार्ट इन बिल्ट रहता है। व्यापार में, इस तरह की चीज़ों में जब हम, जो कि इस तरह की चीज़ें। चीज़ें हैं, सब सारा कुछ है। और रही बात म्यूचुअल फंड्स की या इंटरेस्ट अमाउंट की, तो जिस समय अवस्था बढ़ जाती है, यानी कि उम्र बढ़ जाती है, उस वक्त पैसे की एडजस्टमेंट इस भावना के साथ करना कि हमें कुछ ना कुछ आता रहे, हुँ, वहाँ तक तो ये व्यवस्था वेरी मच सूटेबल। मगर ये व्यवस्था जब हमारा मेन सोर्स का ज़रिया उस उम्र में बन जाए जब हमें कर्म करना चाहिए, जी। तब ये गलत है। और टेबल पे डिस्कशन करते हुए बुजुर्ग नहीं मिलेंगे आपको, वही लोग मिलेंगे जिनको नहीं करना चाहिए। आप इस चीज़ को भी चेक कर सकते जी, मैं अपना सवाल दोबारा रिफ्रेज़ करता हूँ सर। अब चलिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हो सकता है मेरा ऑब्ज़र्वेशन गलत हो। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि एक मिडल क्लास आदमी जो महीने का शायद 30, 40, 50 हज़ार कमाता है, अपने परिवार का पालन-पोषण करता है, अगर उसे सेविंग करनी हो, तो वो क्या कर सकता है? कैसे कर सकता है? एफडी कर सकता है, बैंक में क्या कर सकता है? कुछ भी ऐसा जो उसके जो वो मेहनत कर रहा है, जो उसके हक का पैसा है,
जो वो कर्म कर रहा है, उस कर्म के पैसे को ही वो कैसे अपने परिवार के आपातकालीन स्थिति के लिए, किसी हारी बीमारी के लिए कैसे बचा सकता है? बेस्ट है जी एसआईपी जो आप कह रहे हैं, हुँ, म्यूचुअल फंड वाला, जिसमें आजकल एक मिनिमम गारंटी है कि इतना परसेंट आएगा ही, हुँ, वही बेस्ट है, बैंक से भी बेहतर जी, वो है, वही होना चाहिए। सब बैंक्स ने भी अपने वो विंडो खोले हुए हैं अभी, तो वही होना चाहिए। मगर एक चीज़ और भी कहना जी, चाहूँगा जी। कि हम अपना अमूल्य समय उस धन के सुनियोजित तरीके से इन्वेस्टमेंट के अलावा एक बात का ज़रूर ध्यान रखें हुँ, हुँ, कि हम अपने परिवार के व्यक्तियों को कभी भी गलत रास्ते पर ना जाने की भावना से प्रेरित करते हुए धन के उस इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर बताएं कि हम कभी भी गलत मार्ग पर ना जाएं। और एक चीज़ के ऊपर ज़रूर डिस्कशन करें कि लग्ज़री या शौक के लिए ईएमआईज़ ना बनाएं। जी। आजकल ईएमआईज़ एक नया कैंसर बन गया है सर, लाइलाज कैंसर। अब देखिए आपने उसका नाम कैंसर दिया, जी, तो आप सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। हम ईएमआईज़ ना बनाएं, सेविंग बेशक ना हो, कम से कम ईएमआईज़ से तो बचें। और ईएमआई से बचेंगे तो बहुत सारे प्रेशर्स से बच जाएंगे। जी, इसका मतलब बीपी से बच जाएंगे, इसका मतलब थायराइड से बच जाएंगे। और ये ईएमआईज हर लेवल पे काम कर रही हैं, बिल्कुल चाहे सर। वो 25,000 वाला हो या 50,000 वाला हो या 3 लाख पच्चीस वाला हो। लाख वाला भी हो, हाँ, तो भी वो चल रही हैं। ईएमआईज के अमाउंट्स बढ़ने लगते हैं, बिल्कुल। मगर प्रेशर तो बिल्ट होता है। एक चीज़ और, लोन हमेशा व्यापार के लिए लिया जा सकता है, हुँ, मगर समझ के साथ, उसके अलावा नहीं। जब हम अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लेते हैं, तो वो फिर मतलब वो वही है जिसे आपने कैंसर कैंसर कहा। जो आज के ज़माने में सबसे कॉमन फैक्टर है। मतलब आज इसके पीछे बैंकिंग व्यवस्था और सरकार यानी हम, वो सिस्टम भी ज़िम्मेवार है जो इसको प्रमोट कर रहा है। आते हुए अनवांटेड कॉल्स कि आप इतने लोन के लिए अप्रूवल है आपका, आप ऐसा कर सकते हैं। आप कहीं जाकर कैश भी कुछ लेना चाह रहे हैं तो सामने वाला कहता है लोन ले लीजिए। हुँ, क्योंकि वहाँ पर जो एजेंट बैठा है उसकी अपनी कमीशन भी है, प्लस पीछे-पीछे जोड़ते हुए बहुत सारे फैक्टर्स एक पूरा सिस्टम है है। इसके तो पीछे। ये बिगाड़ना नहीं चाहिए इसको, बचाना चाहिए। वास्तव में कोई ऐसी फ़ोन कॉल्स होनी चाहिए कि हमें फ़ोन कॉल आना चाहिए कि आप अपनी इनकम से आगे बढ़कर पैसे खर्च ना करें। अगर आपकी कोई आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, आपको पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप किस-किस मद में कटौती कर सकते हैं, आप हमसे फ़ोन पर एडवाइस ले सकते हैं कि आप अपने खर्चे कैसे कम कर सकते आर्थिक सलाहकारी कॉल पर। हैं। ये बहुत ये एक ज़रूरी अच्छा स्टार्टअप आइडिया है सर, बहुत अच्छा स्टार्टअप आइडिया है कि आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइज़री स्पैम कॉल्स की जगह फाइनेंशियल एडवाइज़री दीजिए। नहीं, और बहुत ज़रूरी है अमित जी, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हम इसलिए परेशान नहीं हैं कि हमारी आमदनी कम है, हम इसलिए परेशान ज़्यादा हैं कि हम आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सबको कोविड ने भी सिखाया और यदा-कदा प्रकृति उसकी समझ बीच-बीच में रिविज़न। देती रहती है कि धन की एग्ज़ैक्ट आवश्यकता बहुत कम है, बाकी जितना है वो सारा शो ऑफ है, वो दिखावा है, समाज में अपने आप को स्टेबलाइज़ करना, दिखाना कि हम ऐसे हैं, ये ही वो मुख्य अपने वजह आप है। को समृद्ध दिखाने की कोशिश है। भारत में होती हुई शादियाँ धन के अपव्यय का बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल सर, और आप यकीन मानिए इन शादियों में धन का अपव्यय उस स्तर पर हो रहा है जहाँ पर वो रिश्ते पीछे छूट रहे हैं जिनकी वजह से शादी होती है। शादी इस विचार को अगर और गहराई से अध्ययन किया जाए तो कई बार दिखाने के लिए 25-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से आउट ऑफ द वे अरेंज करता है शादी बिल्कुल पर सर, खर्च करने बिल्कुल। के लिए। मगर वो धन आखिर गया कहाँ? वो धन सिर्फ़ उन आँखों को दिखाने के लिए था, जो वहाँ पर आधे घंटे के लिए आई हैं। या शायद 15 मिनट। और हमने क्या खोया वहाँ? हमने खोया वहाँ पर वो रिश्ता, जो हम बनाने जा रहे थे।
बिल्कुल। पति पत्नी के रूप में। अगर उस रिश्ते को हमें जीवित रखना है तो वास्तव में उस धन का, मैं उन परिवारों के लिए बात कर रहा हूँ जहाँ पर धन की कोई सीमा है, सीमा है। तो उस धन को वास्तव में उस लड़की के नाम पर अगर सिक्योर कर दिया जाए बिल्कुल, तो उसका भविष्य भी सिक्योर होता है। और जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो उस धन को अपने बाकी कामों में, व्यापार में लगा दिया जाए। बिल्कुल। और अगर उस पे भी मन ना माने तो उसको अपनी लग्ज़री में खर्च कर लिया जाए। एक्चुअल में वी आर अडॉप्टिंग मूवीज़ इन आवर लाइफ़ जो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है, आप बताइए? ज़माना उल्टा हो गया है सर, पहले असल ज़िंदगी से इंस्पायर होके मूवी बनती थी, अब मूवी से इंस्पायर होके लोग असल ज़िंदगी में कर रहे हैं। कि राइट। इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, ऐसा लहंगा होना चाहिए, किसी फैंसी डिज़ाइनर का लहंगा होना चाहिए जो कम से कम 7-8 लाख का हो, तो ताकि आप इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे आप शो ऑफ कर सकें। बाकी मैं ये सब बातें फिर भी ज़रूर कहूँगा कि अगर धन है तो उपयोग होना ही चाहिए। मगर ये सब बातें सिर्फ़ इस हिसाब से कही जा रही हैं कि अगर धन बहुत ज़्यादा नहीं है तो समाज में दिखावे के लिए या एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव भावना के साथ हम इस प्रकार के व्यवहार का त्याग करें तो हमारे मन में शांति रहने वाली है। जी, अब तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सब कुछ आता है। बिल्कुल। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी, बताएँ। है। एक अव्यवस्था इस नाम पर भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि बच्चों की स्कूलिंग जी, एक्स में होनी चाहिए, वाई में होनी चाहिए, ज़ेड में होनी चाहिए। बिल्कुल सर। एक सीमा तक ये बात असर जायज़ है, रखती है, मगर उसके बाद वो असर ख़त्म हो जाता है, वो फिर शो ऑफ का नाम ले लेता क्योंकि आप स अपने अपार्टमेंट में जाके बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा फलाँ-फलाँ स्कूल में एक बहुत ही भारी-सा अंग्रेज़ी का शब्द होगा, जो स्कूल का नाम होगा और उससे भी ज़्यादा भारी उसकी स्कूल फ़ीस होगी। और हो सकता है पति और पत्नी दोनों कमा रहे हों और दोनों का मिलाने के बाद जो आधे से ज़्यादा इनकम होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे की फ़ीस में जा रही होगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड रखना है, अपना नाम रखना है। है। हमेशा जीवन में हमारा नाम रखने वाला वो व्यवहार हो जो हमें सबसे अलग करता हो, ना कि हमारा डेज़िग्नेशन, हमारी कार, ये बिल्कुल, सब चीज़ें। ये भी मैं तब कह रहा हूँ, व्यापारिक इस्तेमाल से अलग, अलग। शो ऑफ की बात कर रहा हूँ और स्पेशली उनके लिए कर रहा हूँ, जितनी महँगी चीज़ें हैं सब इस्तेमाल के लिए बनी हैं, मगर हर चीज़ को इस्तेमाल करते वक़्त हम टाइट ना हों। हम उतना ही इस्तेमाल करें, उसी स्तर का इस्तेमाल करें जो जहाँ हमारा कम्फ़र्ट कायम रहे। अगर हम अपने कम्फ़र्ट की कॉस्ट पे, कम्फ़र्ट मीन्स जी, कम्फ़र्ट इन आवर थॉट, की कॉस्ट के ऊपर कुछ भी करते हैं तो वो गलत है। बिल्कुल, दिस इज़ द बेस्ट फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो ब्रेकफास्ट टेबल पर होना चाहिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस। अब थोड़ा टॉपिक से थोड़ा-सा अलग जाते हैं। मेरे मन में भी कुछ सवाल थे। जैसे अभी जो सबसे बड़ा टॉपिक है इस वक़्त देश और दुनिया भर में, गल्फ वॉर। इसका एक्चुअल रीज़न क्या है सर? गल्फ वॉर का क्या है? क्यों हो रही है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रकृति ने पूरे ग्लोब में जी, एनर्जी बहुत के सोर्स बहुत दिए। है तो ये प्रकृति का, बिल्कुल। मगर क्योंकि वो रेखाएँ खींची हुई हैं देशों के हिसाब से, और जो जितना बड़ा खिलाड़ी है ना, वो एनर्जी पे अपना कंट्रोल चाहता है, एनी हाउ। हुँ, आर्थिक कंट्रोल की बात तो है, मगर आर्थिक कंट्रोल फिर भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है, एनर्जी पे कंट्रोल। ये वो चीज़ है जिसकी कोई ना रिप्लेसमेंट नहीं है। हुँ, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो रिप्लेसमेंट नहीं है। ये जो गल्फ वॉर है, ये बेसिकली उस एनर्जी पर अपना एक छत्र राज्य कब्ज़ा रखने की जो नीयत है, किसी एक व्यक्ति की सोच के हुँ, साथ, कितने लोगों को वो परेशान कर रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर है बहुत कष्ट का विषय, सिर्फ़ एनर्जी पे अपना कंट्रोल रखने के लिए। किसी भी देश की स्वायत्तता को चैलेंज नहीं किया जा सकता कभी भी, और अगर वो चैलेंज कर रहा है और उसके ऊपर हिट कर रहा है, कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है,
वो वहाँ की ऑयल रिफाइनरीज को हटाने की बात कर रहा है, उनको डैमेज कर रहा है। अगर ये नज़ारा उसे कभी अपने देश में दिखाई दे, तो कल्पना कीजिए वहाँ की स्थिति क्या होगी। ये मैं उस देश की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक व्यक्ति भी अगर रोड एक्सीडेंट में मरता है, तो वो हेडलाइंस होती हैं। बिल्कुल। और उस देश का शासक मिसाइल मारता है, 200 बच्चे भी मर जाते हैं कहीं पर। ये कैसा व्यवहार है, ये कैसा डिवाइडेशन है, ये कैसी मानसिकता है, इसको सोचना होगा। वो कहता है कि मुझे शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए। शांति का पुरस्कार कभी भी किसी विध्वंसक मिसाइल को तो नहीं मिल सकता। ये तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं और हम कह क्या रहे हैं, हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं और हम कह क्या रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमने मास्क लगाया कि जीव हत्या ना हो, श्वास से भी ना हो, ना हो। और डिनर में चिकन खा लिया। बिल्कुल वैसा ही तो हुआ बिल्कुल ये, बिल्कुल सर। कि आपने कहा ये कि हमें शांति देने वाले हैं, बिल्कुल। हम ऐसा है, हम वैसा है, और आपने मिसाइल मार दी वहाँ पे। वहाँ पे बच्चे भी मर जाते हैं। इसके लिए तो एक माफ़ी पत्र आना चाहिए था, अगर आप वास्तव में ईमानदार थे। जी। और वास्तव में भारत में कई बार कहा जाता है सठियाना, 60 साल की 60 उम्र साल को की उम्र में सठियाना कहते हैं। तो सठिया तो गए हैं वो। तो सतरिया गए हैं या क्या हो गया है पता नहीं है, बट मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट है कुछ ऐसा ही। और ऐसों ऐसे को किसने स्वीकार किया? जो विश्व में सबसे समझदार कहे सबसे जाते हैं। समझदार थे। मगर उन्होंने कभी इस चीज़ को चेक नहीं किया कि उन समझदारों की जमात में हर जगह एशिया मूल का इतना व्यक्तित्व बैठा हुआ है, जो वहाँ पर अपने कर्म को उस शिद्दत से करके उनको आगे बढ़ा रहा है। अगर आज यूएस से एशियन सारा बाहर हो जाए, हम्म। यूएस की कमर टूटती है, क्योंकि काम करने वाले वही लोग हैं, और उसमें भी भारतीय मुख्य हैं। ये वो जन शक्ति है जिसकी बात मैंने आज से कुछ समय पहले भी कही है। ये वो जनशक्ति है जो भारत के पास है। अगर बौद्धिक क्षमता के हिसाब से आप वैल्यूएशन करें, तो सबसे ज्यादा शक्ति, बौद्धिक शक्ति भारत के पास है। ऐसे ही आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ भारतीय मूल के भारतीय क्यों मूल मिल के, जाते हैं? चाहे वो एप्पल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, या गूगल हो, इन सभी के जो जो सबसे टॉप टॉप लोग हैं, वो सब भारतीय मूल के हैं। अब आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इवन अभी ओरेकल ने जो 30,000 लोग निकाले, उसमें भी 12,000 लोग भारतीय मूल के थे। आप एक बात समझ लीजिए, मैं आज एक बात कह रहा हूँ, एक प्रहार है ये। जी। ये वो प्रहार है जो हिला सकता है सब कुछ। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, मैंने जो शब्द कहे हैं, अगर भारतीय मूल के सब लोग विड्रॉ कर जाएं यूएस से, उसकी ताकत आधी रह जाएगी। बिल्कुल सर, फैक्ट है ये। मगर दुर्भाग्य ये है कि इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से वहाँ जाने के बाद वहाँ के हो जाते हैं, और वहाँ के होने के बाद वहीं का गुणगान करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे उनके भाव से चला जाता है, और वो वही गुणगान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उपभोक्तावादी संस्कृति बहुत आकर्षित करती है, तो वो उसी के होकर रहना चाहते हैं। जब भारत अंग्रेज़ों की हुकूमत में था, तो भी अंग्रेज़ों से दोस्ती जिनकी हुआ करती थी, उनकी ग्रेडेशन, जिन भारतीयों की दोस्ती जी जी जी। अंग्रेज़ों से हुआ करती थी, उनकी ग्रेडेशन हाई हो जाती थी सोसाइटी में। हाँ। हम लोग ना बहुत आकर्षित होते रहे हैं इन सब चीज़ों से। मैंने आपको एक बात कही थी कि हमारे मूल में एक शिक्षा में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता बिल्कुल। है, जो हमें स्वाभिमान दे।
हमें मान नहीं है भारतीय होने का। आज भारतीय ये कहते हुए अक्सर देखे जाते हैं कि अरे हिंदुस्तान है ऐसा ही होगा। व्हाट बिल्कुल, इज दिस हिंदुस्तान, मेरा भारत है, ऐसा नहीं नहीं होगा। होगा। जो ये कह रहा है वो कूड़ा सड़क पे भी डाल रहा है, जो ये कह रहा है वो वेफर्स के पैकेट उड़ा रहा है। बिल्कुल सर, सड़कों के किनारे पड़ी हुई बोतलें और केन बता रहे हैं कि हमारी मानसिकता क्या है। क्या है? ये कहने का हक हमें नहीं है कि भारत में ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता। हम करते हैं तो होता है, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कौन है भारत? हम ही हम तो हैं हैं। भारत, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ ऐसा होता है? हम करना बंद करें, हम होना होगा। ये थंब हम पे आए। बिल्कुल, जिस दिन ये थंब हम पे आएगा, उस दिन ही तो बात बनेगी। बिल्कुल सर। ये चाहिए। और वैसे भी व्यवस्थाएँ तो सरकार बना देती है, मानना तो हमें होगा ना, पालन तो हमें करना होगा। व्यवस्था बनाई सरकार ने कि कूड़ेदान है, यहाँ पे शौचालय है, आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए, वो तो कोई कर नहीं रहा है ना। नियम का पालन तो हमें ही करना होगा। हम जनता हैं, हम ही सरकार हैं, अगर हम ही नहीं पालन करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये तो भारत है? ऐसा ही होगा। मैंने ना कई बार कहा है कि हम, सरकार मतलब भी हम। हम उसके पीछे कारण ये है कि कोई भी नियम, कोई भी व्यवस्था हमारे मनों से होकर गुजरनी चाहिए। मैं बिल्कुल, एजुकेशन पे बार-बार बात कर रहा बिल्कुल हूँ। सर, वी नीड टू इम्प्रोवाइज़ आवर एजुकेशन सिस्टम। हम बच्चे के डीएनए में इस चीज़ को भरना होगा कि भारत मतलब स्वच्छ भारत, भारत मतलब पवित्र भारत भारत। पवित्र भारत का क्या मतलब है? स्वच्छ तो होता है दिखने में दिखने साफ, में। और पवित्र वास्तव में वो हाइजीन है जो हमें चाहिए। मगर पवित्र मिट्टी भी होती है। यूएस और यूरोप वाले मिट्टी को पवित्र नहीं कह सकते हैं। पवित्र नहीं कह सकते। हमारा ही डीएनए है जो ये कहता है कि मिट्टी खाने से बच्चे में कैल्शियम की, कमी पूरी हो जाती है। ये हमारा ही देश है। और वास्तव में होती है। बिल्कुल, तो वही तो बात है। हम अपनी संस्कृति के मूल रहस्य को, मूल उद्देश्य को से भटक कर अलग बातें करने लगे। आज किसी को आप ये कहें कि रात को चावल नहीं खाने हैं, तो एलोपैथिक डॉक्टर मानता ही नहीं है इस बात को ना। वो हुँ, कहता है अरे ये सब क्या है? मगर वो चावल किस क्षेत्र में रात को खाए जा सकते हैं और किस में नहीं खाए नहीं जा खाए सकते, जा सकते। ये अलग-अलग व्यवस्था है। तो हमारे मूल में तो बहुत समझ काम करती है। फल खाने की इच्छा तब होती है जब पेट में गर्मी होती है, बिल्कुल, और पेट में गर्मी या तो मसाले खाने से होती है या एसिडिक कोई भी रीज़न्स से एसिडिक होती है। नेचर का जो आपने खाया हो। तो हम अगर वो खा लेते हैं तो वो शांत हो जाती है, और नहीं खाते तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाके बीमारियां क्रिएट करने लगती है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, भारत एजुकेशन सिस्टम चेंज होना ही चाहिए। बच्चे को डांस करना सिखाने के लिए माँ बाप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट करवा रहे हैं। 4 साल के बच्चे डांस क्लास जा रहे हैं सर, जो शायद तुतला के ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं, माँ-बाप के प्रेशर में उन्हें भेजा जा रहा है कि सोसाइटी में अच्छा लगता है, कूल लगता है। हमारा बच्चा तो देखिए अभी से कार्टव्हील मारता है और हिप हॉप करता है। वास्तव में पहले समाज में व्यवस्थापक तैयार किए जाते थे, विवेकानंद स्वरूप व्यक्ति तैयार किए जाते थे। जी, अब डांसर तैयार हो रहे हैं। अब हमने डांसर्स अगर तैयार करने हैं तो ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। मगर सब डांसर ना तैयार करें। जिसके मन को ये बात अच्छी लगे वो एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करें। वो लोग तैयार करें जो बिजनेस के वो स्टार्टअप्स बने फ्यूचर में, जो समाज में उदाहरण के रूप में खड़े हों। डांसर ना बने, बहुत थोड़ा समय रहेगा वो। अब इतने डांसर होने तैयार हो गए हैं कि अब उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। बढ़िया से बढ़िया डांस करने के बाद भी अब वो मतलब मज़ा नहीं आ मज़ा रहा, नहीं है। क्योंकि बहुत हो गए ना। और कमी हो गई है सही सोच वाले व्यवस्थापकों की। व्यवस्थापक आज भारत को विवेकानंद सदृश लाखों व्यक्तियों की आवश्यकता है। जी, हमें विवेकानंद बनाने के ऊपर काम करना होगा।
शांति तभी आएगी देश में। अन्यथा शांति के लिए नींद की गोलियां, लीकर, पॉप म्यूजिक, पब्स का हल्ला, तकिए की जगह स्ट्रेस। डिस्क का हल्ला बर्दाश्त करता हुआ वो युवा स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेता है, तो छोटे वाला रिलीज हो जाता है, बड़े वाला मिल जाता है। तो स्ट्रेस को तकिया बना लिया है और एंजाइटी को चादर। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बड़ा स्ट्रेस ले लेते बड़ा हैं, स्ट्रेस, तो छोटे वाला रिलीज छोटा हो वाला जाता रिलीज है। हो गया। मगर बड़े वाला तो बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है, इसको भी समझना होगा। बिल्कुल। अगला सवाल सर मेरा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की आप बात कर रहे थे, और जैसे पहले हमारे टाइम पे पॉलिटिशियंस थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जो एक समय आया था पूरे देश में भुखमरी थी, तो उन्होंने कहा कि भुखमरी है, कोई बात नहीं, मैं हफ्ते में एक दिन भूखा रहूंगा, और वैसे ही अपेक्षा उन्होंने देशवासियों से भी करी, उसके लिए अपील भी करी। तो ऐसा कुछ ये क्यों है कि ऐसे नेता अब नहीं है? विचारधारा में फर्क है, क्या ऐसा बदल गया? भारत, भारत का अर्थ वहां से निकल रहा था जहां पर हम देने का भाव रख रहे थे, जहां पर शासन का मतलब सुशासन था, दुशासन नहीं था। दुशासन तो चीर हरण के लिए था, सुशासन वो चाहिए था, अर्थ वही था, मगर आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम अपने पर्सनल स्वार्थ, अपने पर्सनल हितों को साथ में रखकर ये सारे क्या कार्य करने लगे। घूस क्या है? पर्सनल हित का महत्वपूर्ण हो जाना देश हित से, यही तो घूस है। बिल्कुल। अगर किसी काम को करने में 500 रुपये सरकारी फीस जमा होती है और उस फीस का ज़ीरो करके 500 उसे मिल रहे होते हैं, तो वो व्यवस्था देखता है और वो उसके लिए 500 मांग लेता है कि आप मुझे दे तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, कागजी कार्रवाई भी नहीं होगी। ये सब क्या है? यही तो वो अव्यवस्था है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल भी हैं, बहादुर भी हैं और शास्त्री भी हैं। तो ऐसे लोग क्या कर गए होंगे अपने जीवन में, जो उन्होंने एक दिन का उपवास खुद रख लिया अन्न की कमी की वजह से। तो क्या संदेश दिया उन्होंने? वो संदेश वही था। इस प्रकार की जो अंदर से उठती हुई भावनाएं हैं, वो कमजोर हो गई हैं। किसी भी गीत या भजन या किसी देशभक्ति गीत के आने पर जो स्पंदन शरीर के अंदर बनने लगते हैं, वो वास्तविकता है जो हमारी संवेदनशीलता को जाहिर करती है। लॉकडाउन के दौरान एक फ्लैशलाइट जलाकर एक दिन मोदी जी ने कहा था कि सब लाइट ऑन जी, करके, जी। वो आइडिया उनके पास दिया तो किसी और नहीं होगा, बट ऑब्वियस है कहीं और से आया होगा। मगर वो कहा, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मगर उसमें क्रिटिसाइज करने जैसा कुछ है नहीं। एकता का प्रतीक क्या है? जब हम हाथ उठाते हैं तो एकता तो है। बिल्कुल। उस संकट की घड़ी में अगर हमने थालियां बजा दी थोड़ी देर के लिए, इसे आप पागलपन भी कह सकते हैं और इसे एकता का प्रतीक भी कह सकते हैं कि हम सब साथ हैं, हम साथ साथ हैं। तो व्यक्ति के अंदर दोष नहीं होता जी कभी। अब ये तो बहुत अच्छा काम था, बिल्कुल। मतलब मैं इसको सराहनीय कार्य कहता हूँ कि एकता का वो प्रदर्शन कि हम साथ साथ हैं। भारत संकट की घड़ी में भी आसपास के देशों की मदद करने का रुतबा है उसके अंदर, बिल्कुल। वो ताकत है, वो करता है, ये मन की ताकत है। तो परमात्मा कभी भी भारत में कमी नहीं देंगे किसी चीज़ की, मूलभूत आवश्यकता की तो कभी भी कमी नहीं हो सकती। तो इस बात को ज़रूर समझना होगा कि जो देश का शासक है, उसका सही होना बड़ा ज़रूरी है, और शासक तभी सही होगा जब डीएनए ठीक होगा। आज़ादी के बाद लोगों को आंदोलन करने का अभ्यास था, तो आज़ादी के बाद आंदोलन ही करते रहे। वास्तव में उस वक़्त आंदोलन नहीं, वो कार्य करने थे जो देश को आगे बढ़ाने वाले हों।
इसका ये मतलब नहीं कि कार्य हुए नहीं हैं। हम 70-75 वर्षों में बहुत आगे आए हैं, मगर हर आगे आने पर अगला आगे आने का मार्ग हमें खोलना ही होगा। तय करना होगा हमें। वो खोलना होगा और उसके लिए हमें नए प्रशासक चाहिए होंगे। वो नए प्रशासक उस तरीके के जो अपने हित को त्याग कर काम करें। बढ़ते-बढ़ते ये असंवेदनशीलता इस स्थिति तक आ गई है कि देखिए भारत में ना एक व्यवस्था है पक्का-कच्चा, यानी कि नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1, नंबर 2 बिल्कुल। अब ये नंबर 1, नंबर 2 का जो ये गेम है, ये इस हद तक खराब हो चुका है कि प्रॉपर्टी का कहीं पर भी रेट, जो रजिस्ट्री में अमाउंट है वो सपोज 10 लाख रुपए है और एक्चुअल में वो अमाउंट 50 लाख 50 भी है, लाख 40 भी है और 80 भी है, डिपेंडिंग ऑन। डिपेंडिंग। आप मुझे ये बताइए कि आप किसी भी व्यक्ति के पास उसकी एसेट का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। इसी प्रकार के रास्तों पर ये पॉलिटिशियंस का नहीं, हर उस तरीके का धन जिसके आने का रास्ता गलत है, ऐसी ही जगहों पर लगा हुआ है और छाँट-छाँट के ऐसी जगहों पे लगा हुआ है। अब ये पता किसको है और पता किसको नहीं है? सबको पता है। पता तो उसको नहीं है जिसके पास धन ही नहीं धन है, ही नहीं है। और जिसके पास धन है उसे सब पता है। इसके बाद विदेशों की व्यवस्था भी मौजूद है। बातें हम बहुत कर रहे हैं कि हम विदेशों में भारत का जमा धन वापस लाएँगे। वहाँ लाने की ज़रूरत तो बाद में होगी, पहले तो अपने यहाँ ही किताबों में जो धन छुपा हुआ है और छुपा सब रजिस्ट्री ऑफिस में ही है, बिल्कुल। निकाल लो, कर लो, उस व्यवस्था को ठीक कर लो, मगर कैसे ठीक करें? क्योंकि जो हम चाह रहे हैं पाना, वो आ तो उसी मार्ग से रहा है और जो बैठे हैं डिसीज़न लेने वाले, उन सब के पास भरपूर है। अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारे? बिल्कुल वही सही। मारेगा या तो जिसके पास होगा नहीं, पैर ही नहीं होंगे वही पैर ही मारेगा, नहीं होगा वही मारेगा सर। वही कुल्हाड़ी मारेगा। या कोई बिल्कुल ही इस मन के भाव के साथ आ जाए कि भई ये तो होना ही चाहिए। बनाते रहिए आप अच्छे से अच्छे कायदे, कानून, ये सामने पड़ी हुई बीमारी है, सबको दिख रही है, बिल्कुल। कर लो दूर। पता नहीं कितनी बड़ी गेम पलट जाएगी इससे सारी की सारी, मगर किनकी पहले पलटेगी? जो बनाएँगे। हुँ। ये है वो समस्या। तो ऐसी समस्याएँ भारत में बहुत हैं। नियम बनाते वक़्त उसका जो भी हम रास्ता छोड़ते हैं ना साथ में, वो परेशानी वाला है। हमारे एम्स में वीआईपी ट्रीटमेंट बड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा सर। जितने भी एम्स हैं, जो भारत में गरीबों के लिए स्थापित किए गए हैं, उसमें जितने वीआईपी हैं उनके ट्रीटमेंट हो रहे हैं और प्रायोरिटी पे हो रहे हैं। जहाँ सारे बड़े-बड़े स्तर के व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं। जहाँ मेरा देश वास्तव में बहुत महान है। वो सिर्फ़ एम्स में गरीब और अमीर को एक साथ रख लेता है। बाकी किसी जगह रख के दिखाओ आप। बाकी जगह तो रख ही नहीं सकते। क्योंकि अमीर जब वहाँ जाता है तो धन नहीं लगता ना, हाँ, धन की बचत। बिल्कुल। वो वहाँ पर एक साथ रख लेता है। कमरे उनको भी वीआईपी मिल जाते हैं हुँ, वहाँ हुँ। पर। तो ये मन का दुःख है, कहते वक़्त इसको हल्का-सा हास्य दिया मैंने, मगर है तो ये मन का कष्ट। जी, जी। जो जा सकते हैं महँगे हॉस्पिटल्स में, वो एम्स में जा रहे हैं। अरे भाई ऐसा तो मत करो यार, मान जाओ। और जो जिनको ज़रूरत है, वो 3 दिन पहले से लाइन लगा के खड़े हैं। 3 दिन नहीं, उनको ऑपरेशन की डेट अगर मिलेगी तो 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद की मिल रही है। वो जैसे-तैसे अपना वहाँ हम पे वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे। पहले तो देखिए जी कि ये सब व्यवस्थाएँ ठीक होनी चाहिए। मूलतः भारत जिन चीज़ों से संघर्ष कर रहा है और जिन पर मेजर काम होना चाहिए, सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा मेडिकेशन और तीसरा डिक्टेशन। वो डिक्टेशन जो उस भाव के साथ आए, देने वाला वो व्यक्ति हो जो सही डिक्टेट करे, और वो डिक्टेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी सड़क पर
जब कोई व्यक्ति अपने पपी को लेकर साथ में चल रहा होता है तो वो घर से सुबह उसको इसलिए लेकर निकलता है कि इसको बाहर मैं क्लियर कराकर वापस ले आऊं। और यूरोप में, फॉरेन कंट्रीज में वो अगर उसको लेकर निकले और ऐसा हो जाए तो वो खुद अपने हाथ से साफ करके उसे अपने बैग में वो डाल एक लेता है। गार्बेज बैग अपने साथ रखते हैं। ये मैंने कैसा डिफरेंस बताया आपको? फिर हम कहते हैं कि भारत में तो ऐसा ही ऐसा है। ही है। तो कैसा है और भारत? कहना तो बहुत आसान है ना सर, कहना तो सबसे आसान काम है। कथनी और करनी में फ़र्क होता है। सब कह देते हैं कि भारत में तो ऐसा ही है, लेकिन भारत हम सही भी तो कर सकते हैं। कैंसर बड़ी बुरी चीज़ है जी, बहुत बुरी चीज़ है। जिसको होता है उसको पता लगता है, जी, जी। दूसरा तो नहीं जानता। ये कैंसर है क्या वास्तव में? एक तो बहुत अलग-अलग कारणों से आ रहा है, जी, जी। मगर एक खुले कारण बाज़ार में घूम रहे हैं। ये बैनर्स ये दिखाई दे रहे हैं। बैनर्स, जी सर, बहुत बड़े-बड़े बैनर्स। हालाँकि वो टोबैको वाले प्रोडक्ट के नहीं हैं, क्योंकि लीगली बचना लीगली तो है, बेचना तो है। बचना है लीगली, मगर टोबैको वाले की सपोर्ट में ही तो है वो। बिल्कुल सर। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किस व्यवस्था को ठीक करेंगे? अब कैंसर की बात आपने जो कही, मैंने उसको दूसरे स्वरूप में ले लिया। बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि हम देश के राजा हैं। देश में कैंसर हॉस्पिटल्स की कमी है। कैंसर बढ़ रहा है, अब देश के राजा का क्या कर्तव्य है? या तो वो कैंसर के हॉस्पिटल्स को बढ़ाए और इधर गुटखे की सेल को बढ़ाए। पैरेलली करना, पार्किंग के साथ ही गाड़ियाँ खरीदी जाएँगी ना जी। जी, जी सर। पार्किंग की जगह होगी तभी तो गाड़ी खरीदी जाए। अब हम गुटखे का प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं और उधर हम कैंसर हॉस्पिटल्स बढ़ाते हैं। खूब खोलिए कैंसर हॉस्पिटल्स, उनमें साथ-साथ व्यवस्था होगी, डॉक्टर्स, मेडिसिन सब चलेगा, बिल्कुल। टेस्ट भी होंगे, धंधा बढ़ेगा। और इधर ये आप गुटखे बेचिए। इससे माउथ कैंसर बढ़ेगा, इंटेस्टाइन कैंसर बढ़ेगा, थ्रोट कैंसर बढ़ेगा। कितना सपोर्टिव अंदाज है हमारे देश की व्यवस्था का। हमें फ़क्र होना चाहिए कि हम पैदावार भी कर रहे हैं और खपत भी कर खपत रहे भी हैं करें। साथ। हमारे पास गैस ना हो बेशक अपने पास, मगर ये व्यवस्था होनी तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से तो देश आगे बढ़ेगा। हम गर्म देश हैं, हुँ, हम बियर पिलाते ठीक था, 3% 4% की पिलाते ठीक था। हमने तो 8, 10, 12 की भी बना दी। बिल्कुल। इस पर नियंत्रण किसका है? मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, मगर नियंत्रण किसका है? कैंसर को इनवाइट ही कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हार्ड ड्रिंक्स ठंडे इलाकों की चीज़ है। हम गर्म इलाके में भी पिला रहे हैं, खूब पिला रहे हैं और सारी व्यवस्था दे रहे हैं। मैं किसी चीज़ पर पाबंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ पर बात कर रहा हूँ उसके एक सिस्टम को डेवलप करने की। एक व्यवस्थित और सीमित तरीके से। सीमित तरीके से जो चीज़ जिस मात्रा में लेनी चाहिए उसकी व्यवस्था उसी मात्रा में हो तो वो जनहित में है। और अगर उससे अधिक मात्रा में उसका सेवन होता है तो वो भारतीय परंपराओं को तोड़ती हुई परिवारों को वहाँ पर ला रही है जहाँ पर परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं इस अव्यवस्था की वजह से। घर में हम वुमेन वायलेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न के ऊपर बात कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न का 99% रीज़न ये लेकर बाकी चीज़ें। ड्रिंक्स है। मैं शायद ठीक कह रहा हूँगा इस बात को कि 99% तो यही है। और इस 99% रीज़न को रेक्टिफ़ाई कैसे किया जा सकता है? सिर्फ़ थोड़ी-सी समझ के साथ। इस देश का पिता ये चाहे कि ऐसा मेरे बच्चों का हाल ना हो, वो शांत और सुखी तो रहें। मगर वो पिता पैदा कैसे होगा? बच्चे तो पैदा होते हैं, पिता पैदा करना पड़ेगा। हम में से ही पैदा होगा, जी। मगर वो पिता आए जो सबको अपना बच्चा समझे। और और वो कहीं परम न कहीं पिता ही दे सकते हैं वो। वो वही दे सकते हैं। तो वही भाव है, वही प्रार्थना उस परम पिता से है कि ऐसे पिता पैदा कर दें जो सँभालें इन बच्चों को। बिल्कुल सर। अन्यथा कहाँ सँभाला जा रहा है?
महिला उत्पीड़न कितना बड़ा दर्द है, बहुत सर। बहुत बड़ा दर्द है। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही चीजें हैं। 99% तो वही है। जी सर, बिल्कुल। एक पुरुष उत्पीड़न भी है, हम्म। मगर वो भी इसी उत्पीड़न से पैदा हुआ वो कीड़ा है जो काट रहा है। पुरुष उत्पीड़न भी तभी हो रहा है जी। अगर, मतलब पहले पुरुष प्रधान समाज था, अब भी कहेंगे ही। अब वो इस विलासिता के नाम पर या गमों को दूर करने के नाम पर इस तरफ चला लेकिन गया। विपरीत वर्ग भी तो पी रहा है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो वहां से उसी ने वहां पहुंचा दिया। जी। अब वो आग से तो आग ही लगेगी जी, लगाए आदान जाओ। प्रदान हुआ है तो कुछ तो जलेगा। तो वो जो पुरुष वाला विषय है वो भी इसी का ही जी देन जी। है, वाइस वर्सा थोड़ा बहुत असर तो है वो। है। तो ये कैंसर, ये सब चीजें विचार करिए, प्रमोशन कहाँ हो रहा है। सब बड़ी बड़ी जगहों पे से। सब गलत बात है, नहीं होना चाहिए। देखिए, हास्य स्वरूप में इस बात को कहना पड़ा, मगर है तो ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है। इसको उपभोक्तावादी समाज जो धन से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना, उसके कष्ट इस तरह के भावों में नज़र नहीं आते, कम नज़र आते हैं। बिल्कुल। मगर जो उनको देखकर उनका अनुसरण करता हुआ वो लोअर मिडिल क्लास समाज है, वहाँ पर ये कष्ट साफ नज़र आता है। बिल्कुल है सर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस चीज से सताए हुए लोग हैं, वो शायद वही तबका है जो दिन का शायद 400 500, जो हमारे सबसे लो मिडिल क्लास जो लोग हैं, वही लोग सुबह दिन भर मेहनत करते हैं, फिर शाम को उन चीजों का सेवन करते हैं और जीवन। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जी जो अपना ब्लड बेचकर ड्रिंक करते हैं। बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। और भीड़ लगी होती है शाम को वहाँ पर ब्लड देने वालों। आप एक बात समझिएगा, इंसान कहाँ आ गया है। इसके साथ ये टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स।